गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर का सिस्टम है वो हम देखेंगे कि किस तरह से जो लोग हैं वो खेती करते हैं और हमारी जो आधी से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। देखिए, आपको पता है कि भारत जो है उसको कृषि प्रधान देश बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा की जाती है। और इंडिया के अंदर 70% जो पर्सन है वो गाँव में रहते हैं और उसके बाद में जो गाँव का भी मेन ऑक्यूपेशन जो है वो खेती ही है। लोग जो है वो खेती पे डिपेंड रहते हैं किसी भी तरीके से। तो इसलिए जो इंडिया के अंदर इसको जो हमारा जो इंडिया है उसको एग्रीकल्चर कंट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर में आज देखेंगे कि किस तरह से हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर की जाती है, उसके बाद में किस तरह की फसलें उगाई जाती है, किस तरह का मौसम होता है और हमारा एग्रीकल्चर जो है उसका हमारी इकोनॉमी के अंदर किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, ये सारे टॉपिक हम इसमें देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है क्योंकि कृषि प्रधान देश क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर जो लोग हैं वो खेती करते हैं। ठीक है, 54.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। देखिए, टोटल जो पॉपुलेशन है उसका लगभग 55% मान सकते हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर पे डिपेंड है और इनसे जो भी रिलेटेड एक्टिविटी होती है उस पर डिपेंड करते हैं। एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स 17.4% इन जीडीपी ऑफ कंट्री। देखिए, कंट्री की जो भी ग्रोथ होती है, जो भी जीडीपी होती है, इकोनॉमी की जो है उसके अंदर 17% जो है वो एग्रीकल्चर का रोल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि देखिए, पुराने टाइम के अंदर से ही हमारे यहाँ पे खेती की जा रही है और पहले पुराने तरीके यूज़ करके करते थे और अभी वर्तमान में जो है वो एग्रीकल्चर के नए नए मेथड यूज़ कर मतलब करके इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाता है। तो हमारी जो जीडीपी है, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके अंदर भी एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंट रोल है। वी हैव बीन डूइंग एग्रीकल्चर इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ठीक है, हम पुराने टाइम से ही खेती कर रहे हैं। आप लोगों ने पुरानी जैसे प्रीवियस ईयर जब हिस्ट्री की बुक्स आप पढ़ते हो तो उसमें देखते हो किस तरह से सिंधु घाटी है, उसके बाद में वैदिक सभ्यता है, तो वो जो लोग हैं एंसेंट टाइम से ही एग्रीकल्चर करनी स्टार्ट कर दी थी। हावेवर ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट कंडीशन, जैसे जैसे क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आने लग गया, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी भी चेंज होती गई टाइम टू टाइम एंड एनवायरनमेंट में भी चेंज आने लग गया। पहले देखिए इतनी फैक्ट्रीज वगैरह नहीं होती थी तो उनसे एनवायरनमेंट है वो साफ़ रहता था और अभी जो है फैक्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा होती है तो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूटेड होता है, गैसेस वगैरह निकलती है। तो इन सब की चेंजेस की वजह से द मेथड ऑफ एग्रीकल्चर हैव ऑल्सो चेंज। तो एग्रीकल्चर के जो मेथड है वो भी चेंज किए। देखिए, पुराने टाइम में इस तरह से खेती करते थे, आजकल जो है वो ट्रैक्टर वगैरह यूज़ करके और मशीनरी है उसको यूज़ करके एग्रीकल्चर की जाती है। पहले ज़्यादातर जो बारिश पे डिपेंड रहते थे और अभी जो है लोग इरिगेशन भी कर लेते हैं। ठीक है, कैनल्स वगैरह से किसी भी तरह से इनके पास काफ़ी फैसिलिटीज़ आ गई है अकुड टाइम टू टाइम। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो एग्रीकल्चर है उसको हम लोग, हमारी जो क्रॉप्स है, ठीक है, क्रॉप्स हमारे यहाँ पे जो फसलें होती है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जिस तरह से बारिश होती है और हमारा जो एनुअल जैसे 12 महीनों का जो भी टाइम होता है सीजन, उसके हिसाब से इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अलग अलग टाइम में उगने वाली फसलों के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे खरीफ। ठीक है, उसके बाद में रबी और उसके बाद में हम जायद। 3 टाइप की फसलें थी। ठीक है, तो टाइप ऑफ क्रॉप्स हमारे यहाँ पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो 3 टाइप ऑफ क्रॉप्स आएगा, खरीफ, रबी एंड जायद। फर्स्ट वाला है खरीफ क्रॉप। दीज क्रॉप्स आर शोवन इन, देखिए ये कब बोई जाती है, जून जुलाई के मौसम में बोई जाती है। ठीक है, क्रॉप की जाती है और हार्वेस्टेड, और इनको काटा कब जाता है, इन अक्टूबर नवंबर। ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर में इसका हार्वेस्टिंग किया जाता है। इसके अंदर देखिए उगने वाले मेन जो क्रॉप्स है वो राइस, मेज़, बाजरा, ग्राउंडनट्स, मूंग, उड़द, शुगर केन, सोयाबीन एक्सेट्रा। तो देखिए, आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि टाइप ऑफ क्रॉप्स कितनी है हमारे यहाँ पे, 3। ठीक है, उसके बाद में उनके नाम याद रखने हैं आपको, खरीफ, रबी एंड जायद। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन जब बनता है तो खरीफ की क्रॉप जो होती है कब शोन की जाती है, कब बोई जाती है, तो ये जून से जुलाई के बीच में बोई जाती है, जून जुलाई के अंदर। और इसका हार्वेस्टिंग जो टाइम है वो होता है अक्टूबर नवंबर। और खरीफ की जो मेन क्रॉप्स है वो कौन कौन सी होती है, राइस, मेज़, बाजरा, ग्राउंडनट, मूंग, ये सारे इसके होते हैं। ठीक है, तो इनके नाम ध्यान में रखते हैं।
आर द मेन खरीफ क्रॉप्स, दीज क्रॉप्स डिपेंड ऑन द मानसून रेन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस पे डिपेंड होते हैं, मानसून रेन पे। जब हमारे यहाँ बारिश का मौसम होता है ना, तब ये फसलें, जैसे जून जुलाई में बारिश होती है तो उस टाइम में ये इनको बोया जाता है और ये पूरी जो बारिश का पानी होता है इनको मिलता है और उसके बाद में इसको काटने का टाइम हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो होती है ना वो मानसून रेन पे डिपेंड होती है। तो जहाँ बरसात अच्छी होती है वहाँ ये फसलें वो अच्छी हो जाती है, और कुछ एरियाज़ होती है जहाँ पे बरसात कम हो पाती है और कभी और भी रीज़न होते हैं बारिश नहीं होने या कम होने के, तो उसकी वजह से फिर इनके जो क्रॉप होते हैं उस पर असर पड़ता है। ठीक है, बट इरिगेशन फैसिलिटी, देखिए मेन तो ये डिपेंड होती है मानसून पे, बट आजकल जो है नई नई टेक्निक यूज़ की जाने लगी है। तो इरिगेशन फैसिलिटी इन सम पार्ट ऑफ कंट्री आर ऑल्सो यूटिलाइज फॉर दिस क्रॉप। तो कई कई एरिया ऐसे हैं जहाँ बारिश कम होती है तो उसके लिए वो लोग इरिगेशन का भी सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट है रबी क्रॉप। दीज क्रॉप्स आर शोन इन अक्टूबर नवंबर। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है एंड हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। इसके अंदर देखिए इंपॉर्टेंट जो है वो वीट, गेहूं, ग्राम, चना, ओट्स, ऑयल सीड्स। ठीक है, ऑयल सीड्स के अंदर मस्टर्ड आ जाता है और अलसी, क्यूमिन, कोरिएंडर, ओपियम्स, इसबगोल, इटेक्स्ट्रा। ये सारे के सारे जो क्रॉप्स हैं वो रबी की क्रॉप्स के अंदर आते हैं। आर द मेन क्रॉप ऑफ रबी। मोस्ट ऑफ द रबी क्रॉप्स डिपेंड ऑन द इरीगेशन। तो ये ज़्यादातर इरीगेशन पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में उस टाइम फिर वेदर वाला जो मानसून है वैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी इरीगेशन पे डिपेंड होती है। तो जहाँ पे इरीगेशन की फैसिलिटी अच्छी होती है वहाँ ये जो क्रॉप्स होती है वो अच्छे से ग्रो करती है। थर्ड नंबर है जायद क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स मेनली इंक्लूड, देखिए इनके अंदर क्या होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स मेन होता है इसके अंदर, हरी सब्जियाँ एंड फोडर। फोडर जो चारा, चारा जिसको बोलते हैं ना, हरा चारा, ग्रीन फोडर। ठीक है, दीज आर शॉन इन फेब्रुअरी अप्रैल। देखिए ये फरवरी से अप्रैल के बीच में बोई जाती है एंड हार्वेस्टेड इन जून जुलाई। देखिए उस टाइम जून जुलाई के टाइम ये काटी जाती है। इसके मेन है वाटरमेलन, ग्राउट्स, कुकुम्बर, एटेक्स्ट्रा। ठीक है, खीरा, ककड़ी, ये जो होते हैं ना तरबूज, ये उस टाइम होते हैं। एटेक्स्ट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ जायद क्रॉप्स। तो ये जायद क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। तो देखिए आपको इनकी जो क्रॉप है उनको ध्यान में रखना है कि जैसे रबी की क्रॉप्स कौन सी है और खरीफ की जो क्रॉप्स कौन सी है और जायद के अंदर कौन सी क्रॉप्स आती है। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन द बेसिस ऑफ यूजेस। ठीक है, इसके अलग अलग फॉर्म हैं एग्रीकल्चर के, इनके यूजेस के हिसाब से कि किस तरह से जो है इसको अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है। जैसे किसी को सीरियल्स होते हैं, कुछ अनाज होते हैं, कुछ कमर्शियल यूज़ के लिए होते हैं, कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीरियल्स, अनाज जो होते हैं। दूस क्रॉप्स विच आर यूज्ड इज फूड आर कॉल्ड सीरियल क्रॉप्स। जो खाने के लिए काम में आते हैं ना उनको बोलते हैं राइस, व्हीट, मेज, जवार, मिलेट, ओट्स एंड पल्सेस। ये सारे के सारे सीरियल्स होते हैं जो अनाज हम लोग काम में लेते हैं एज ए फूड। सेकेंड नंबर पे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। देखिए कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिसका इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। दूस क्रॉप्स वर यूटिलाइज फॉर कमर्शियल पर्पज। ठीक है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए होता है। और एज रॉ मटेरियल, और कच्चा सामग्री जिसको बोलते हैं रॉ मटेरियल इन द इंडस्ट्रीज और कॉल्ड कमर्शियल क्रॉप, या इनको कैश क्रॉप भी बोलते हैं। जैसे इनको फील्ड से लेके आके और फिर इनको फैक्ट्रियों में दे देते हैं एज ए रॉ मटेरियल, तो इसके बदले हम लोगों को कैश मिलता है। ठीक है, तो इसको कैश क्रॉप भी बोल देते हैं। एग्जाम्पल जैसे शुगर कैन है। ठीक है, तो शुगर कैन से फिर शुगर बनाने में काम आता है। कॉटन है तो कॉटन से क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, थ्रेड बनाए जाते हैं। जूट हो गया, टोबैको हो गया, तो जो टोबैको है ना वो टोबैकोस वगैरह में यूज़ होता है। ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स जैसे ये आ गए, जैसे मस्टर्ड की सीड्स है, इनको निकाल के और सीधा फैक्ट्री में भेज देते हैं जहाँ से इसका तेल निकाल लिया जाता है। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल बन जाता है। तो इस तरह से ये जो डायरेक्ट इनसे बेनिफिट मिलता है, कैश मिलता है, तो उसको बोलते हैं कैश क्रॉप्स। उसके बाद में प्लांटेशन क्रॉप्स। ठीक है, प्लांटेशन करना पड़ता है उनको, एक तरह उगाना पड़ता है उस तरह से। दोज क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन ए लार्ज प्लांटेशन आर कॉल्ड प्लांटेशन क्रॉप्स बोलते हैं उनको। ठीक है, दीज क्रॉप्स आर यूटिलाइज एज बेवरेज। देखिए ये पेय पदार्थ जो बेवरेज होते हैं ना, ड्रिंकिंग के लिए पीने वाले जो भी चीज़ें होती हैं उनमें, और इन इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी, जैसे कि
चाय, कॉफ़ी, रबर, सिंकोना, स्पाइसेस एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये जो रबर वगैरह होते हैं तो ये तो मटेरियल में यूज़ लिए जा सकते हैं। एंड चाय, कॉफ़ी और ये है वो ड्रिंकिंग, इनसे बेवरेजेस बनाते हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर्स होते हैं जिसके अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, हॉर्टिकल्चर जो होते हैं ना, उद्यानिकी जिसको बोलते हैं, गार्डनिंग। ठीक है, तो इसके अंदर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते हैं। तो इनके टाइप्स ध्यान में रखने हैं आपको कि इनके यूज़ के अकॉर्डिंग से ये किस तरह से डिवाइड किए जाते हैं अलग अलग। अब देखते हैं मेन सीरियल क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो मेन सीरियल क्रॉप्स कौन कौन सी है इंडिया की, जो इंडिया के लिए लोग यूज़ करते हैं। वीट सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गेहूं का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वीट इज़ द मेन रबी क्रॉप। अब गेहूं है, वीट है, वो कौन सी क्रॉप है ये भी ध्यान में रखना, रबी की क्रॉप है इन नॉर्थन इंडिया, नॉर्थन इंडिया के अंदर। इट इज़ ग्रोन इन टेम्परेचर एरिया ऑफ इंडिया। देखिए, ये इंडिया का जो टेम्परेचर है उसके लिए एकदम सुटेबल है। दिस क्रॉप रिक्वायर टेम्परेचर, इस क्रॉप के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, बिटवीन 10 to 20 डिग्री सेल्सियस एंड 25 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो एकदम मिड का टेम्परेचर चाहिए और मिड की रेन चाहिए, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए जो सॉयल होती है वो एलुवियल सॉयल एंड लॉमी सॉयल्स आर आइडियल फॉर ग्रोइंग वीट। ठीक है, तो इनके लिए जो सॉयल होती है वो किस तरह की चाहिए ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं वो राइस। राइस इज़ वन ऑफ द मेन सीरियल इन इंडिया। इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री दिस क्रॉप इज़ शोन इन रेनी सीजन। देखिए, ये इंडिया की जो ज़्यादातर पार्ट है उसके अंदर राइस जो है वो यूज़ किया जाता है। देखिए, नॉर्थन पार्ट के अंदर भी काफ़ी सारे जो लोग हैं वो राइस को यूज़ करते हैं। एंड साउथन पार्ट तो कम्प्लीटली, ऑलमोस्ट ऐसे बोल सकते हैं ना, कम्प्लीटली है वो राइस पे डिपेंड है। ठीक है, और ये देखिए शॉन कब किया जाता है, इसकी बुआई की जाती है रेनी सीजन के अंदर, क्योंकि जो इसको ना ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। एंड हैंस इट्स मेन क्रॉप ऑफ खरीफ, और इसको खरीफ की मेन क्रॉप बोल सकते हैं। राइस इज़ ग्रोन इन ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ इंडिया, जो ट्रॉपिकल पार्ट है वहाँ पे उगाया जाता है। दिस क्रॉप्स नीड टेम्परेचर बिटवीन, इसके लिए 19 से 27 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल जो होती है वो 75 से 200 सेंटीमीटर। तो इसके लिए देखिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। जो राइस के पौधे हैं ये अभी आप बुक के अंदर देखिए, इस तरह से जो वाटर लेवल के ऐसे अंदर होते हैं। ठीक है, ये वाटर हो गया, इसके अंदर तक होते हैं, फिर इनको एक एक को उखाड़ के दूसरी जगह इस तरह से प्लांट किया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इसको वाटर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये रेन पे डिपेंड करते हैं। एलिवल सॉइल ऑफ रिवर वैली, देखिए रिवर वैली जो नदी घाटियों के पास में जो एलिवल सॉइल होती है ना वो आइडियल होती है इनके ग्रोइंग के लिए। ठीक है, नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उनके किनारे पे। 3 टाइप ऑफ राइस, देखिए राइस के भी टाइप होते हैं, तो 3 टाइप ऑफ राइस आर अकॉर्डिंग टू वेदर इन इंडिया। देखिए, इंडिया की जो मौसम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 टाइप के राइस होते हैं। ठीक है, दे आर अमन बोलते हैं इनको, जो मानसून के अंदर होते हैं, मानसून वेदर के अंदर जो राइस होते हैं ना उसको अमन बोलते हैं। और ओस बोलते हैं जो विंटर में होते हैं, ओस, और समर में होते हैं उसको बोरो बोलते हैं। तो इनके नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं कि 3 टाइप्स के राइस की फसल होती है, राइस क्रॉप होती है वो 3 टाइप की होती है, और इनके नाम सीज़न के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे समर सीज़न में बोरो बोलते हैं, विंटर सीजन में ओस बोलते हैं, और अमन बोलते हैं मॉनसून सीजन के अंदर। नेक्स्ट है मेज़। ठीक है, मेज़ वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 17th सेंचुरी बाय द पोर्तुगीज़। जो पुर्तगाली जो आए थे ना उन्होंने मेज़ की जो फसल है, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया था। मेज़ क्रॉप नीड टेम्परेचर बिटवीन, मेज़ की जो फसल होती है उसको टेम्परेचर चाहिए 12 to 35 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल बिटवीन 50 से 100 सेंटीमीटर। तो इनको भी सफिशिएंट रेन चाहिए। दिस क्रॉप्स नीड नॉर्थ नाइट्रोजन रिच सॉयल। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना नाइट्रोजन की अच्छी क्वालिटी वाली सॉयल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है मिलेट। दिस क्रॉप इज़ यूज फॉर फोडर एंड फूड ग्रेन्स। ठीक है, तो ये फूड ग्रेन और फोडर जो चारा बनाने में भी काम में लिया जाता है। ठीक है, मिलेट्स इज ग्रोइंग एट हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, तो ये हॉट, गर्म और जो ड्राई क्लाइमेट होता है वहाँ पे ही हो जाती है बिटवीन जून टू अक्टूबर। दिस इज़ ए खरीफ क्रॉप, ये एक खरीफ की क्रॉप है विच नीड टेम्परेचर बिटवीन 25 to 35 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल बिटवीन 40 to
60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके लिए भी नॉर्मल टेम्परेचर। तो देखिए एक तो आपको इनके नाम ध्यान में रखने हैं और ये कौन सी क्रॉप है, ठीक है। जैसे कि रबी है, खरीफ है या जायद है, जिस तरह की भी है, और एक इसके लिए कितनी रेन एंड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है। मेन पल्सेस ऑफ इंडिया, अब सीरियल के साथ में हमारे इंडिया में पल्स जो है वो भी दालें हैं, उन पे भी काफ़ी जो फोकस है या काफ़ी मात्रा में होती है हमारे यहाँ पे। तो इंडिया की मेन पल्सेस देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर वेजिटेरियंस, ज़्यादातर जो लोग हैं वो वेजिटेरियन है। एंड हैंस पल्सेस आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन इन डाइट, तो दालें जो होती है वो डाइट में प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है। मोरेवर पल्सेस क्रॉप इनहेंस सॉयल फर्टिलिटी, ठीक है। ज़्यादातर जो दालें होती है ना वो सॉइल की फर्टिलिटी को एनहेंस करती है, बढ़ाती है। एंड दस हेल्प द फार्मर्स, जिससे हर जो किसान है उनकी हेल्प हो जाती है, मतलब ये दालें उगाने से उनकी जो सॉइल है वो फर्टाइल होती है। पल्सेस आर ग्रोइंग इन रबी एंड खरीफ सीजन, देखिए ये कब उगाई जाती है, रबी और खरीफ के सीज़न में। मूंग, मोठ, उड़द, अरहर एटेक्स्ट्रा आर ग्रोन इन खरीफ सीज़न, ये खरीफ सीज़न की है। पीस, ग्राम, मसूर, ये सारी की सारी रबी सीज़न की है, ठीक है। तो ये जो दालें हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मेन केस क्रॉप्स ऑफ इंडिया, जिस तरह से जिनको हम लोग करते हैं सेल, उसके बाद में हम लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, उसको सेल कैश क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे टी हो गई, टोबैको, शुगर कैन, इस तरह की, ठीक है। शुगर कैन, शुगर कैन से शुगर बनाई जाती है ना, गन्ना, इस तरह। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गन्ना है वो इंडिया के अंदर होता है। इंडिया प्रोड्यूसर 50% ऑफ द वर्ल्ड शुगर केन, दुनिया का जो 50% है वो हमारे इंडिया में होता है। शुगर केन इज़ ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन इन इंडिया, ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर होता है। शुगर केन क्रॉप्स नीड टेम्परेचर बिटवीन 15 डिग्री से 14 डिग्री सेल्सियस, एंड इसके लिए 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल टू ग्रो प्रॉपरली। द मोस्ट लोमी सॉइल्स, देखिए मिट्टी कौन सी चाहिए, लोमी सॉइल्स और एलुवियल सॉइल्स इन द रिवर वैली आइडियल फ्रॉम द शुगर केन। तो शुगर केन जो है वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होती है। देखिए ट्रॉपिकल रीजन्स ये होता है ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक्स के पास वाला होता है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, ठीक है, वो हमारे इंडिया के अंदर से गुजरती है, उसके आसपास का जो एरिया होता है ना, उसके वहाँ का बता रहे हैं, ठीक है। कॉटन, कॉटन इज़ ग्रोन ऑन 6.7% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर लैंड इन आवर कंट्री, तो सारा जो एक खेती का एरिया है उसका 6.7% है वो ओनली कॉटन ग्रो किया जाता है। कॉटन इज़ ग्रोन इन खरीफ सीजन, कॉटन क्रॉप रिक्वायर्ड टेम्परेचर बिटवीन 20 to 35 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल, बारिश पे डिपेंड होता है, खरीफ के मौसम में होता है इसलिए, और बिटवीन इसको 80 to 150 डिग्री सेंटीमीटर रेन चाहिए होती है, ठीक है। देखिए खरीफ का हो गया ना, जून जुलाई में इसको शो किया जाता है। डार्क ब्लैक सॉइल, जो काली मिट्टी होती है, जो देखिए काली मिट्टी जो होती है ना वो आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर, वो मोल्टन मैग्मा टाइप की होती है ब्लैक सॉइल, ये कॉटन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। विच इज़ रिच इन कैल्शियम एंड पोटेशियम, तो कैल्शियम और पोटेशियम होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, इज़ आइडियल फॉर कॉटन, तो ये कॉटन के लिए अच्छी होती है। तो देखिए क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि ये देखिए विच सॉइल इज़ हेल्प फॉर कॉटन, ठीक है, विच सॉइल इज़ आइडियल फॉर कॉटन, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 टाइप ऑफ कॉटन आर ग्रोन इन इंडिया, इंडिया में 3 टाइप का जो है वो कॉटन ग्रो किया जाता है। देखिए राइस भी 3 टाइप का था, हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो इनके नाम है ना, आप लोग ध्यान में रखना। कॉटन विथ लॉन्ग एंड थिन फाइबर, ठीक है, जिसमें लंबा और थिन फाइबर होता है उसको अमेरिकन कॉटन बोलते हैं। कंप्राइज 50% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये जितना भी होता है उसका टोटल 50% होता है, अच्छी क्वालिटी का बोला जाता है इसको, ठीक है। और ये होता है पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान के अंदर। कॉटन विथ मीडियम फाइबर, जिसका फाइबर मीडियम होता है, और 40% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ये होता है गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कॉटन विथ स्मॉल फाइबर, ठीक है, जिसके सबसे छोटे हो या लो क्वालिटी का जिसको बोलते हैं। टोटल प्रोडक्शन इज ग्रोन इन ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, लगभग सारे जो स्टेट है वहाँ पे ग्रो किया जाता है। ऑयल सीड्स, ठीक है, जैसे मस्टर्ड्स हो गया, सोया सीड्स हो गए। इंडिया प्रोड्यूस 10% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल सीड प्रोडक्शन, दुनिया के अंदर जितना भी
ऑयल वाले सीड्स होते हैं ना, उनका 10% इंडिया में होता है। ऑयल सीड्स आर ग्रोवन बोथ इन खरीफ एंड रबी, दोनों सीजन के अंदर होता है। ग्राउंडनट, मूंगफली, मस्टर्ड, सेसम, तिल का तेल, सनफ्लावर, फ्लैक्स, अलसी का तेल, कॉस्टर एंड सोयाबीन, ठीक है। ये सारे के सारे ऑयल्स जो होते हैं ना, इनको हम यूज़ करते हैं। आर द मेन ऑयल सीड क्रॉप इन इंडिया। हावेवर ग्राउंडनट्स एंड मस्टर्ड कंप्राइज 80% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल। जितना भी होता है उसका ग्राउंडनट्स, मूंगफली और जो मस्टर्ड है वो हो जाता है हमारे इंडिया में उगाया जाता है सबसे ज़्यादा। ग्राउंडनट्स इज़ ग्रोन इन इंडिया इन द खरीफ सीज़न, ठीक है। खरीफ सीज़न के अंदर उगाया जाता है। ग्राउंडनट कंप्राइज 45% ऑफ द टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ठीक। इंडिया में जितना भी ऑयल का प्रोडक्शन होता है ऑयल सीड का, उसका 45% मूंगफली होती है। और मस्टर्ड इंडिया प्रोड्यूस 70% ऑफ मस्टर्ड आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। देखिए दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो मस्टर्ड होती है वो इंडिया में होती है, ठीक है। मस्टर्ड कंप्राइज 35% टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन इन कंट्री। हमारी कंट्री का जितना भी है उसका 35% मस्टर्ड सीड्स होते हैं। नॉर्थ इंडिया प्रोड्यूस ओनली, देखिए नॉर्थ इंडिया के अंदर 85% जो है ना मस्टर्ड सीड्स होता है पूरी इंडिया का। जैसे मान लेते हैं पूरी इंडिया का 100% रेशियो होता है, उसके अंदर से ओनली 85% जो है वो नॉर्थन पार्ट के अंदर हो जाता है। और नॉर्थन पार्ट के अंदर भी देखिए आउट ऑफ विच, जिसमें से 85% में से भी 41% जो है वो राजस्थान के अंदर होता है। तो राजस्थान के अंदर ये फर्स्ट नंबर पे आता है मस्टर्ड सीड्स के ग्रो में, सरसों उत्पादन में, ठीक है। अदर ऑयल सीड्स क्रॉप्स और भी बहुत सारी है, जैसे कैस्टर इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑयल सीड। कैस्टर ऑयल इज़ यूज फॉर ल्यूब्रिकेंट। देखिए ल्यूब्रिकेंट होते हैं ना किसी के अंदर, जैसे ऑयल का यूज़ करते हैं ना, जैसे मशीनरी वगैरह होती है उसके अंदर, ठीक है। तो मशीनरी में जो ऑयल लगाते हैं ना उसको बोलते हैं लुब्रिकेंट। इन सॉप इंडस्ट्री, जो साबुन बनाने की इंडस्ट्री, एंड टैनरीज, ठीक है, जो फैक्ट्रियाँ वगैरह है उसमें। गुजरात प्रोड्यूस 65% ऑफ कैस्टर एंड राजस्थान प्रोड्यूस 25% ऑफ कैस्टर इन इंडिया। सोयाबीन इज़ अनदर ऑयल सीड। सोयाबीन भी दूसरी नंबर पे है, विच इज़ प्रोड्यूस बाई मध्य प्रदेश। सोयाबीन जो है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है 70%, महाराष्ट्र में 20% एंड राजस्थान में 10%। ये टोटल जो इंडिया की क्रॉप है ना उसका बता रखा है, ठीक है। अब देखिए हमारी जो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है पूरी इकोनॉमी, ठीक है। 70-80% जो इसमें बता रखा है किस तरह से जीडीपी के अंदर भी रोल है। तो हमारे जो लोग हैं किस तरह से खेती करते हैं और हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसको किस तरह से इफेक्ट करते हैं। मीन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का यहाँ क्या मतलब है। एग्रीकल्चर डायरेक्टली प्रोवाइड, देखिए खेती से जो लोग हैं उनको डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोग काम करते हैं, उनको रोज़गार मिलता है। अबाउट 55.6% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इतनी खेती में लगी हुई है। इट्स ऑल्सो प्रोवाइड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू पीपल्स इन मैनी एंसिलरी सेक्टर। इससे रिलेटेड या एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड है वर्क, उसके अंदर लोग जो है इनडायरेक्टली भी डिपेंड है। तो खेती का इम्पोर्टेंट रोल है। कंट्रीब्यूट टू जीडीपी के अंदर हमारा जो है ना देखिए ये होता है ग्रोथ डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोसेस। तो जो भी डेवलपमेंट होती है हमारे इंडिया की पूरी, उसके अंदर कितना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। इन टर्म ऑफ प्राइस लेवल ऑफ 19 पुराने देखिए इसके अंदर डाटाज दे रखे, ठीक है। 1993 और 94 का बता रखा है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी वाज, जीडीपी के अंदर 55.11% था इन 1951 के अंदर, एंड डिक्रीज्ड, कम हो गया ये, ठीक है, 1990 के अंदर। क्योंकि पुराने टाइम में जैसे 95 में जो लोग हैं एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड है, उसके बाद में इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आ गए और जो लोग हैं वो अदर जो फैक्ट्रीज वर्क है उसकी तरफ चले गए। तो इस वजह से इसके अंदर थोड़ी सी कमी आई है। इन द टर्म प्राइस लेवल ऑफ 1999-2000 कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर to GDP was 17.8% in 2011-12 and came down 15.35। तो देखिए ये ना इसमें ये होता है जीडीपी के अंदर कभी ये बढ़ता है कभी ये कम होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि कभी जो लोग हैं वो इसके जैसे पुराने टाइम से ही देखिए लोग इसके अंदर
काफ़ी पार्ट लेते हैं, ठीक है, खेती करते हैं, लेकिन कभी जो है वो फसल अच्छे से हो पाती है, कभी नहीं हो पाती है। कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड, तो ये जो हमारी एग्रीकल्चर है ये इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसमें भी कंट्रीब्यूट करती है। इंडिया हैज़ ए शेयर ऑफ 2.07% इन इंटरनेशनल ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो इतना जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उसका 2.7% जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर रोल है। इंडिया इज़ द 10th लार्जेस्ट नेशन, जो 10वां जो बड़ा नेशन है इन टर्म ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, दूसरे देशों को भेजता है। एग्रीकल्चर इज़ द 4th लार्जेस्ट सेक्टर इन द एक्सपोर्ट ऑफ फ्रॉम इंडिया। इंडिया के अंदर जो ना 4th सेक्शन है ये। रॉ मटेरियल, देखिए रॉ मटेरियल किसी भी फैक्ट्री को ना वर्क करने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो मैनी इंडस्ट्रीज़ गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर से मिलता है। जैसे टेक्सटाइल के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जैसे कॉटन मिलता है ना, वैसे शुगर कैन इंडस्ट्री होती है, वेजिटेबल ऑयल्स होती है, उनके लिए सीड्स अवेलेबल कराते हैं। जूट इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, स्पाइसेस इंडस्ट्री, इन सब के लिए रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से मिलते हैं। नेक्स्ट है मार्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब जो भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, उनके लिए फिर मार्केट की भी ज़रूरत होती है कि उनको किस तरह से मार्केट के अंदर सेल किया जाता है, ठीक है, और कितनी सारी जो चीज़ें हैं वो खेती के लिए यूज़ की जाएंगी, ठीक है, तो मार्केट जो उनके लिए तैयार होता है। इंडिया 60% पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरियाज़, लगभग 60% जो जनता है वो गाँव में रहती है। विच इज़ डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, जो खेतों पे ये जो खेती है, कृषि है, उस पर डिपेंड है। एज दिस सेक्टर प्रोवाइड्स द मार्केट द फार्म इक्विपमेंट्स, ठीक है, तो इनके लिए जो फार्म इक्विपमेंट, वही खेती करने के लिए पुराने टाइम्स में तो लोग ऐसे ही कर लेते हैं, बट प्रेजेंट टाइम में उनको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है ना, खेती करने के साधन चाहिए होते हैं, फैसिलिटी चाहिए, टूल्स वगैरह चाहिए होते हैं, मशीनरी चाहिए होती है। तो ये लोग जो है मार्केट पे डिपेंड होते हैं। इसके अंदर होते हैं जैसे फैक्टर, क्या क्या चाहिए होते हैं, फैक्टर, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर आएगा यहाँ पे, ठीक है, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, तो ये मशीनरी के अंदर आ गए। एंड ऑल्सो फॉर फर्टिलाइज़र, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स आएगा, ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं, देखिए पहले तो क्या होता, फसलें इतनी ख़राब नहीं हो पाती। आजकल की जो सीड्स होते हैं उनको भी हम लोगों को स्टोर करके रखना पड़ता है, केमिकल्स वगैरह रख के। तो उसके बाद में कभी कभी क्या, फसलों के अंदर अच्छी फसल के लिए फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाता है, अगर हमारी सॉइल अच्छी नहीं है तो उसके लिए। और कुछ तरह के पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ किया जाता है, दवाइयाँ छिड़की जाती है, जिससे हमारी जो क्रॉप्स है वो अच्छी होती है। तो ये सारा का सारा जो है वो मार्केट पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए मेजर क्रॉप्स का एरिया, ठीक है, इंडिया के अंदर, ये हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ कंप्लीट हो गया है। ये हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि इंडिया का जो एरिया है उसमें मेजर क्रॉप्स किस तरह से होती हैं। ये इंडेक्स के अंदर देखना है, जिस कलर की दे रखी है वो उस कलर की, जैसे वीट है तो ये इस लाइट जो है, जैसे यहाँ पे देखिए मिलेट, ये वाला जो पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का जो पार्ट है, यहाँ पे मिलेट्स होते हैं, रागी होती है इस एरिया के अंदर। कॉटन का एरिया हम लोग देखते हैं, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कॉटन जो है गुजरात और ये एमपी का एरिया कुछ कुछ होता है, तो यहाँ पे कॉटन होता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं ग्राउंड नट्स, ठीक है, तो ये देखिए डार्क जो ब्राउन का एरिया है ग्राउंड नट्स होती है यहाँ पे। वीट होता है, ये लाइट येलोइश है, तो यहाँ पे जो नॉर्थन पार्ट है यहाँ पे वीट होता है। तो जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड हमको ये देखना है। देखिए बाजरा, ये बाजरा होता है, तो बाजरा जो होता है वो ये हमारे राजस्थान के अंदर, ये वाला जो कि गुजरात का पार्ट, और ये जो वेस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है ना, वहाँ पे ये राजस्थान है, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसको, ये डेजर्ट वाला पार्ट है, ठीक है, तो डेजर्ट वाला जो पार्ट है ना वहाँ पे बाजरा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको ज़्यादा रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसलिए। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो एग्रीकल्चर इन इंडिया कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।